सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर बिग टन वीडियो। और आज के इस वीडियो में हमें हानली और नैनगोंगवान की स्टोरी को दिखाया जाने वाला है कि आखिर ये दोनों यहाँ से कैसे निकलते हैं, स्पेशली इस शादी से बचने के लिए वान कौन सा प्लान बनाती है। और जैसा कि अब तक की कहानी से तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि हानली यहाँ पर नैनगोंगवान से पूछने के लिए आया था कि कहीं उसके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं हो रही। और ऑलमोस्ट 200 साल बाद जब ये एक दूसरे से मिलते हैं ना, तो ये सीन देखने लायक था। अगर तुमने प्रीवियस बिग टन वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो जाके देख लेना, बड़ा मजा आएगा। और बस यही से आज के वीडियो की शुरुआत होती है, जहाँ वान हानली के पास जाते हुए कहने लगती है कि अच्छा, तो ये हमारा 200 साल पुराना वही पैट्रियार्क है जो कि आज ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्ट का न्यूली अपॉइंटेड एल्डर भी बन चुका है। यहाँ इवन कि वो अपना पूरा कामकाज संभाले उससे पहले ही उसने एक बहुत ही यंग लेडी जो कि एक डिसाइपल है, उसे उसने अपने एज अ कॉन्केवाइन के तौर पर पिक कर लिया। ये कहते हुए वो उसके काफी करीब आ चुकी थी और कहने लगती है कि जब मैंने पहली बार ये नाम सुना था ना, तो मुझे लगा कि कोई सेम नाम का पर्सन होगा, लेकिन फिर मैंने पूछताछ की और मुझे नहीं पता था कि ये तुम निकलोगे। अब यहाँ उसकी ये बात सुनकर हानली कहने लगता है कि असल में बात बस इतनी नहीं है, इसके बीच काफी सारी चीजें हुई है और तब जाकर मैंने ऐसा कुछ किया है। अब यहाँ पे ये सुनकर वहाँ थोड़ी सी चिढ़ जाती है और कहती है कि तुम इतने सालों से गायब थे, तुम्हारे बारे में मैंने कोई एक सिंगल खबर तक नहीं सुनी, तो मुझे लगा कि शायद तुम आरे जा चुके हो। अब तभी वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है और कहने लगती है कि मैं बहुत ज्यादा रिग्रेट करती रही कि काश मैं तुम्हें मेरे मास्ट मून सेक्ट में ले जाती। अब यहाँ उसकी बात सुनकर हानली उसके करीब आने लगता है। तभी वो कहने लगती है कि मैंने तुम्हें दिन रात ढूंढा, बहुत ढूंढा, हर जगह तलाश की, लेकिन तुम्हारी कोई खबर नहीं मिली। और तुम्हें भूलने के लिए मुझे ना 100 साल से भी ज्यादा का वक्त लग चुका है। तुम सच में बहुत बुरे हो हानली, बहुत बुरे हो। और उसके बाद ही मैं मेरी कल्टीवेशन पे फोकस कर पाई और उसके बाद ही फिर मैं नेल्सन सोल पे पहुंची और अब तुम सडनली मेरे सामने आ चुके हो, वही पुरानी यादें, पुरानी चीजों को लेकर बिल्कुल मेरे सामने सही सलामत खड़े हो और मुझसे तुम उम्मीद कर रहे हो कि मैं तुम्हारी बात सुनूं। हाँ, अब ये कहते हुए वो उसकी तरफ देखने लगती है, फिर कहती है कि ठीक है, मैं सुन रही हूँ, बोलो, अच्छा तुम्हारा हर एक जवाब सुनना है। तभी हानली बोलना शुरू करता है और बताता है कि जब लास्ट टाइम हम मिले थे उसके बाद मेरे साथ बहुत कुछ हुआ, जिसके चलते मुझे बहुत दूर जाना पड़ा, एक ऐसी जगह जहाँ पर न जाने कितने सारे खतरे थे, लेकिन उनसे सरवाइव करने के बाद ही मैं हेवनली साउथ लौटा। और इससे पहले ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता था या फिर मेरा कभी मन नहीं हुआ। असल में बात ये थी, जिस पे नैनगोंगवान काफी ज्यादा एक्साइटेड होती है और कहने लगती है कि क्या बात थी। हानली बताता है कि तुमने मुझसे एक बार कहा था कि जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है इसके बारे में कभी किसी तीसरे को पता नहीं चलना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि मैंने बीते कुछ सालों में बहुत से खतरनाक दुश्मन बनाए, इसी के चलते मैं तुम्हारे आसपास भटकना भी नहीं चाहता था, वरना तुम्हारी जान खतरे में आ जाती। और जब मैं उन दुश्मनों से अपनी खुद की जान नहीं बचा पा रहा, तो तुम्हारे सामने आने से तुम्हारी अपनी जान भी खतरे में आ जाती है, और मैं ये रिस्क कैसे ले सकता हूँ। आसान लफ्जों में कहूँ तो बस मुझसे नहीं हुआ। यहाँ पे उसकी बात सुनकर नैनगोंगवान थोड़ी सी सेटिस्फाइड नजर आती है और तभी वो उससे कहने लगती है कि मुझे तुम्हारे दिल का पता है, तुम्हारे दिल में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ है ये, क्योंकि जिस दिन तुमने मुझे मना किया था ना मास्ट मून सेक्ट में आने से, तभी मैं समझ गई थी कि तुम्हारा इरादा क्या है। और आज जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो कुछ भी तुमने अचीव किया है, इसके लिए तुमने बहुत मेहनत की होगी, बहुत ही कठिनाई से तुम गुजरे होगे, मैं ये जानती हूँ। इतने ज्यादा मुश्किलों से तुम गुजरे होगे कि कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन तो इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे तुम पर प्राउड फील होता है। सच में तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम अब तक सरवाइव करते आ रहे हो और तुमने हार नहीं मानी। शायद तुम्हारी जगह मैं होती तो कब का हार मान लेती। जिन बर्डन्स, जिन मुश्किलों का सामना तुमने किया है ना, मैं उसे इमेजिन भी नहीं कर सकती। यहाँ पे ये कहते हुए वो उसके बहुत क्लोज थी। हानली उसकी आंखों में ही खुद को देखे जा रहा था और तभी वान उससे कहती है कि इन सब के अलावा भी जो चीज मुझे सबसे ज्यादा खुश कर रही है वो ये कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने सारे मुश्किलों से गुजरने के बाद भी तुम यहाँ मेरे सामने आए, मेरे सामने खड़े हो आज, वो भी एक पावरफुल नेल्सन सोल कल्टीवेटर बनके, है ना। ये कहते हुए वो स्माइल करती है। हानली भी उसकी बातें सुनकर स्माइल करता है और तभी कहता है कि तुम यहाँ से स्किप करने वाली थी ना। अब तभी हानली उससे सवाल पूछता है, जिस सवाल के चलते भी इसकी हालत खराब हो गई थी। वो वान से पूछता है कि बताओ, ये जो डुअल कल्टीवेशन सेरेमनी है, आखिर इसका क्या चक्कर है। अब ये मत कहना कि तुमने सच में अपना दिल बना लिया था कि तुम उस इंसान के साथ। ये कहते हुए वो चुप हो जाता है और उसकी तरफ देखता है। यहाँ वान उसकी तरफ देखकर स्माइल करती है और कहती है कि हाँ, तो अगर मैंने ना कहा तो कौन सा तुम मेरे लिए मास्ट मून सेक्ट को ऑफेंड करोगे या फिर अपने सेक्ट को ऑफेंड करोगे। हाँ, या फिर ये पूरी की पूरी जो 9 नेशन यूनियन है, तुम थोड़ी इसके खिलाफ जाओगे, वो भी सिर्फ मुझे यहाँ से दूर करने के लिए। हाँ, नहीं ना। ये कहते हुए वो उसके सामने जाके बैठ जाती है। अब हानली का सीरियस लुक देख के एक पल के लिए वो भी हैरान थी। तभी हानली कहता है, हाँ मैं जाऊंगा। अब ये सुनकर तो वान का दिल घंटा बजाना शुरू कर देता है, इतनी जोर से बजता है कि वो खुद भी अपने दिल की आवाज सुन के ना ऐसे एकदम शॉक्ड सी हो जाती है। तभी हानली उसके पास आता है और कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि सिचुएशन इस हद तक बिगड़ जाएगी तुम्हारे साथ। तो मुझे कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अब मुझे सब पता है और मैं किसी को भी ये हक नहीं देता कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हारे साथ कुछ भी करे। मैं किसी को ये हक नहीं देता कि जबरदस्ती तुमसे वो कुछ काम करवाए। उससे भी बढ़कर अब तो हमारे पास इतनी ताकत है ना कि हम लोग रिफ्यूज कर सके, हम मना कर सकते हैं हर उस चीज के लिए जिसके लिए हमारा मन नहीं, क्यों, है ना। जिस पे वो हाँ में सिर हिलाती है और हानली कहने लगता है, वैसे ये जो वेई ली चेन है, आखिर ये नमूना है कौन। ये सुनकर हानली को वो अपने पास बैठने को कहती है। हानली बैठता है और वो बताने लगती है कि असल में वो एक ऐसा इंसान है
जिससे मैं सालों पहले मिली थी। और ये लगभग तब की बात है जब हम लोग डेविल दाव सेक्ट के अगेंस्ट कैंपिंग कर रहे थे। उसके पास काफी सारी एबिलिटीज हैं जिसके चलते वो चाहे तो किसी का भी सामना कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा एरोगेंट है और बस दिखावा करता रहता है। और मैंने कभी ऐसे इंसान को कोई मौका नहीं दिया, ना ही मैंने कभी उसे इनकरेज किया और ना ही मैंने कभी उसे ऐसा फील होने दिया कि मैं उसके लिए कोई फीलिंग रखती हूँ। लेकिन वो एक नंबर का बेशरम फिर भी बार बार मेरे सामने मुंह उठा के आ जाता है। मैंने उसे काफी बार रिजेक्ट किया। ये सुनकर तो हानली इसकी तरफ देखने लगता है और तब जाकर उसने ये पैंतरा यूज किया जहाँ उसने सेक्ट एडमिशन को यूनियन में एज एक्सक्यूज के तौर पे यूज किया और अपने अंकल वे भूया के जरिए से उसने मेरी सीनियर सिस्टर को अप्रोच किया, उनसे बात की, शादी की। जिसके बाद उसने मुझसे बात की, उसने मुझे बताया कि सेक्ट के सर्वाइवल के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। मैंने तब भी मना किया, लेकिन फिर भी मुझे क्या पता था कि उनके दिल में कुछ और ही इरादे थे। उसने तो इंतजार किया तब तक जब तक मेरा ये जो आर्ट साइकिल है इसने मुझे कमजोर नहीं कर दिया, और जिसके बाद सडनली आकर वो मुझे यहाँ पे ट्रैप कर देती है और तब से लेकर मैं यहाँ पे फंसी हुई हूँ। हद तो तब हो गई जब उसने काफी सारे रिस्ट्रिक्शन भी मुझ पे लगा दिए ताकि मैं यहाँ से निकल के ना जा पाऊँ। और बाकी की कहानी तो तुम्हें पता ही है कि कैसे मैं डेस्परेटली यहाँ से निकलने में लगी हूँ। उसने मेरी मर्जी के बिना पूरी दुनिया में ऐलान भी कर दिया इवन कि ये लोग तो एक ग्रैंड बैंक्वेट को भी करने वाले हैं, एक ऐसा जश्न जिसमें 9 यूनियन के सारे लोग आएंगे। जिसके बाद अगर मैं मुकर जाती हूँ ना तो फिर ये लोग हमारे सेक्ट के सर्वाइवल का मैटर बना देंगे, जिसका मतलब तब मेरे लिए यहाँ से भाग पाना या निकल पाना और मुश्किल हो जाएगा। लोगों के सामने वो दिखाएंगे तो ऐसा कि बस ये सेक्ट की भलाई के लिए हो रहा है, लेकिन अगर मेरा नाम भी इसके साथ जुड़ जाता है तो भी इनका गोल तो अचीव हो ही जाएगा ना। हालांकि ये सुनकर कहने लगता है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर ने तुम्हारे अगेंस्ट ऐसे मेथड्स का यूज किया, जिस पे बेचारी अफसोस करते हुए कहती है कि हाँ ऐसा ही कुछ है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एक डिग्निफाइड नैनसन सोल की कल्टीवेटर अपने सेक्ट के लिए शादी करेगी। इससे बढ़कर और क्या होगा। लेकिन मैं उसे ब्लेम नहीं करती क्योंकि उसकी अपनी मुश्किलें हैं जिसका वो सामना कर रही है। वो ये सब कुछ बस अपने लिए नहीं कर रही है। वैसे भी हमारा मास्टरमून सेक्ट अपनी खुद की टेरिटरी को पूरी तरीके से खो चुका है और अब ये लोग दूसरे की छत के नीचे रह रहे हैं। और सही मायने में हमारा सेक्ट कभी भी फ्लोइंग माइंड सेक्ट को ऑफेंड करने का जुर्म नहीं कर सकता, ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ये सुनकर हाले अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि ये सेम एक्सक्यूज मैं कितनी बार सुन चुका हूँ। लगता है कि तुम्हारी सीनियर सिस्टर ना तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर रही है। जिस पे वो कहने लगते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझ पर जितने भी ऑर्डिनरी रिस्ट्रिक्शंस उसने लगाए थे ना, मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम इन्हीं सबको डिसॉल्व करने में लगाया। मैंने ऑलमोस्ट सभी को खत्म कर दिया है, लेकिन जो बड़े रिस्ट्रिक्शंस है उनका मैं नहीं कह सकती। बस एक चीज बची है जिसे कि माइंड बाइंडिंग कर्स कहा जाता है, और अगर वाकई में उसने मेरे ऊपर ये यूज किया होगा ना तो उसने अपनी सारी हदें पार कर दी है। लेकिन एक बार मैं अगर उसके डिटेक्शन रेंज से बाहर निकल जाऊँ तो फिर ये रिस्ट्रिक्शन, ये कर्स भी काम नहीं आने वाला। जिसके बाद मुझे इनफ टाइम मिल जाएगा कि मैं स्लोली इसे रिमूव कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं यहीं रही तो यहाँ रहकर मैं कभी भी उसकी रेंज में रहकर तो कभी भी इसे मैं रिमूव नहीं कर सकती, चाहे मुझे इसमें सालों लग जाए, लेकिन फिर भी मैं इसका 1% भी रिमूव नहीं कर सकती। और इसी के चलते मैं आज यहाँ से अपनी जान छुड़ा के जा रही थी, लेकिन फिर मैं तुमसे टकरा गई और अब देखो मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया। तो बताइए 2 कंट्रीज के पैट्रिया खान, अब हमें क्या करना चाहिए। हाली थोड़ा सोचता है, कहने लगता है कि जैसा कि तुमने प्लान किया कि तुम यहाँ से भाग जाओगी, लेकिन यहाँ से भाग के छुप के निकलना बस एक तरफा सोल्यूशन है। लेकिन अगर हम उस इंसान को कैप्चर कर लें जिसने कि इस कर्स को कास्ट किया है, तो फिर ये जो माइंड बाइंडिंग कर्स है ना, इसे तो फिर हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं, है ना। अब जबकि हमने डिसाइड कर ही लिया है कि हम यहाँ से निकलेंगे, तो निकलने से पहले जो फ्यूचर थ्रेट है ना उसको भी खत्म करते हुए जाते हैं। ये कहते हुए वो उसकी तरफ देखता है जिसमें हान भी हाँ में हाँ भरती है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि मास्टरमून सेक्ट की जो सेक्ट मास्टर है वो यहाँ पे सीनियर एल्डर से कहने लगते हैं कि क्या आप यहाँ पे जूनियर सिस्टर नैंगोंग और एल्डर वे के लिए आए हैं। जिस पे यहाँ पे वो जो एल्डर था वो बताने लगता है कि एल्डर नैंगोंग वन वो बहुत ही ज्यादा वाइज और टैलेंटेड है। साथ ही बात करूँ अगर मैं एल्डर वे की, तो वो भी एक पेयरलेस टैलेंट है। और अगर एक बार मास्टरमून सेक्ट और फ्लोटिंग माइंड सेक्ट ये दोनों एक हो जाता है बिल्कुल किसी एक सेक्ट की तरह, तो फिर इससे जो एल्डर वे है उन्हें सबसे ज्यादा खुशी होगी। जिस पे सेक्ट मास्टर कहने लगती है कि हमारा सेक्ट यहाँ पर 100 साल पहले आया था, यहाँ तक कि हमने न जाने कितनी बार आपके यूनियन को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन कभी भी हमें अप्रूव नहीं किया गया। लेकिन अब जबकि जूनियर सिस्टर नैंगोंग और एल्डर वे के यूनियन से ये चीज होने जा रही है ना, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा मास्टरमून सेक्ट भी अब उस यूनियन का हिस्सा बनेगा। क्या मैं सही कह रही हूँ। उसमें यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि माफ करना अगर आपको कभी भी गलतफहमी हुई है, असल में हमारा जो यूनियन है ना उसने कभी भी आपके सेक्ट को कमजोर या छोटा नहीं समझा। बस ये समझ लीजिए कि जो एडमिशन है ना उसके लिए काफी सारे रिक्वायरमेंट्स है, यहाँ तक कि जो ज्वाइनिंग सेक्ट है उसके हर एक मेंबर को भी उस लिहाज से खरा उतरना होगा कि जिसके जरिए से हम उन्हें अपने यूनियन में शामिल कर पाए। लेकिन फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो लीडर वे है उनकी तरफ से बात करने के लिए आया हूँ कि वो यहाँ पर इस शादी के लिए इसलिए नहीं राजी हुए कि वो सिर्फ आपके सेक्ट
को वैल्यू करते हैं, बल्कि जो फेलो दाओइस्ट नेंगोंग वान का कैरेक्टर है और साथ ही उन्होंने अब तक जो कुछ किया है ना, उसके चलते भी वो उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस है। ये सुनकर तो इवन के सेक्ट मास्टर भी हैरान थी। दोनों टेबल पे बैठते हैं और कहने लगते हैं कि क्या नेंगोंग वान का कैरेक्टर, पर इस सब को उससे क्या लेना देना, और आखिर उसने ऐसा क्या किया है कि जिसके बारे में मुझे नहीं पता। जिस पे वो बताने लगता है कि फेलो दाओइस्ट नेंगोंग ने जो हमारे वैंडरिंग कल्टीवेटर्स हैं जो कि बॉर्डर के पास बेसहारा घूम रहे थे, उनको उसने सहारा दिया। वो फ्री कल्टीवेटर्स जिनका ना कोई सेक्ट है ना कोई उनका फैमिली मेंबर्स है, लेकिन फिर भी उसने उसकी बहुत मदद की। यहाँ तक कि जो मॉर्टल्स हैं उनकी भी उसने बहुत मदद की, जिसके चलते उसकी ग्रेट रेपुटेशन है। अब तो वो एल्डर आगे बताने लगता है कि भले ही दूसरे लोग अगर ये चीज देखे ना, तो उनके नजर में ये चीज बहुत छोटी है, क्योंकि एक मॉर्टल की हेल्प करना है इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हमारे जो अलायंस लीडर वही है ना, वो इस चीज को बहुत ही बड़ी निगाहों से देखते हैं। उनके नजर में ये काम छोटे नहीं है, बल्कि बहुत बड़े हैं और बहुत मायने रखते हैं। इसीलिए लीडर वही आपके सेक्ट को ज्वाइन कराने के लिए ना हर पूरी कोशिश करेगा, जो भी उनके वश में होगा हर एक चीज वो करेंगे। अब जो सेक्ट मास्टर थी ना, जब उसे ये सारी बातों का पता चलता है तो उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है कि उसे वान को इस हद तक मजबूर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर आज इनका सेक्ट यूनियन में ज्वाइन होने जा रहा है या फिर अगर इन्हें ये मौका मिला है तो सिर्फ इस शादी के चलते नहीं, बल्कि वान के किए गए जो गुड डीड्स है ना, उनके चलते इन्हें ये मौका मिला है। तो वो कहने लगते हैं कि इसका मतलब ये है कि मुझे इस बार उसका शुक्रिया अदा करना होगा। अब यहाँ पे इसकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये भी दूर हो गई कि जस्ट बिकॉज ये मैरिज प्रपोजल है, इसी के चलते इनका सेक्ट यूनियन में ज्वाइन होगा। लेकिन शादी अपनी जगह और यूनियन में शामिल होने के लिए जो क्वालिफिकेशन है उसमें नेंगोंग वान का बहुत बड़ा हाथ है, और इसमें बस उसकी पर्सनैलिटी का हाथ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। अब तभी यहाँ पे वो ओल्ड मैन बताता है कि अगर एडिशनली मैं बात करूँ तो जो एल्डर वेई ली चैन है वो मास्ट मून सेक्ट को फॉर्मली ज्वाइन करने वाले हैं, वो भी दाओइस्ट नेंगोंग वान के दाओ कंपेनियन बनकर, जो कि आपके सेक्ट को एज अ गेस्ट एल्डर के तौर पर सर्व भी करेंगे। ये सुन के यहाँ पे सेक्ट मास्टर के होश उड़ जाते हैं और वो अपनी टेबल से खड़ी हो जाती है और कहने लगती है कि क्या ये सच है। जिस पे वो एल्डर भी अपनी जगह छोड़ देता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो भी अभी कहा है ये 100% सच है। अब ये सुनकर तो भाई इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो यहाँ पे थोड़ा पैनिक करने लगती है और आसपास देखते हुए खुद को शांत करती है और फिर सीधा इसके सामने अगर कहने लगती है कि सच में आप लोग हमारे बारे में इतना सोचते हैं, ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपको कभी भी नाउम्मीद नहीं होने देंगे। हमारा सेक्ट कभी भी आप लोगों को निराश नहीं करेगा और मैं मेरे मास्ट मून सेक्ट के हर एक मेंबर की तरफ से अलायंस लीडर वेई को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। कहते हुए वो उसे रिस्पेक्ट भी देती है। अब यहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है कि ठीक है फिर, अब जबकि ये मामला सेटल हो चुका है तो मेरा यहाँ पे रुकना बेकार है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है। साथ ही यहाँ पे जो सेक्ट मास्टर है वो उसे छोड़ने के लिए जाती है, पर तभी अचानक से वो ओल्ड मैन रुक जाता है और कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन कुछ ऐसी बात भी है जो कि मुझे कहना चाहिए या नहीं, मैं श्योर नहीं हूँ। जिस पे सेक्ट मास्टर कहने लगती है कि आप एक एल्डर हैं, उससे पहले आप एक वाइस अलायंस लीडर हैं, तो आपके दिल में जो भी बात है आप खुल के कह सकते हो। जिस पे वाइस अलायंस लीडर कहने लगता है कि एल्डर वही है, उनके पास बैकअप के तौर पर उनका अपना सेक्ट फ्लोइंग माइंड सेक्ट है। और वही बात कर दाओइस्ट नेंगोंग वान की, जो कि आपकी सेक्ट के पिलर है और काफी ज्यादा रिस्पेक्टिव पर्सन है, और अगर ये दोनों हाथ मिला लेते हैं तो क्या आपको जरा भी डर नहीं लगता कि आपका फिर क्या होगा। जिसमें यहाँ वो हंसती है और कहने लगती है कि अगर ये दोनों मिलकर हमारे मास्ट मून सेक्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं तो मुझे इसमें कोई इशू नहीं। अगर इन्हें सेक्ट मास्टर की पोजीशन की भी जरूरत पड़े तो मैं वो देने से भी नहीं चूकूंगी। मेरे लिए तो बस मेरे सेक्ट, इसके लोग और मास्ट मून सेक्ट का फ्यूचर ये ज्यादा मायने रखता है। अब ये सुनकर वाइस अलायंस लीडर यहाँ से चला जाता है। अब उस ओल्ड मैन के जाते साथ ही वो सीधा अपने एंसेस्टर हॉल के पास पहुंच जाती है, जहाँ वो अपने मास्टर के आगे अगरबत्ती जलाते हुए कहने लगती है कि एक बात बताइए, क्या मैंने कुछ गलत किया है, प्लीज मुझे गाइड कीजिए। अब तो यहाँ पर उसे पास्ट की मेमोरीज याद आती है कि कैसे जब ये दोनों अपने मास्टर से मिले थे, इनके मास्टर ने इन्हें पाल पोस के बड़ा किया, जिसके साथ ये लोग ज्यादातर वक्त बिताया करते थे। और फिर एक वक्त भी ऐसा आता है जब उसके मास्टर दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जाने के बाद मास्ट मून सेक्ट की सारी जिम्मेदारी अब इसके कंधे पे आ जाती है और वो यहाँ पर बहुत ही उदासी के साथ अपनी दोनों बहनों को लेकर यहाँ से निकल पड़ती है। और तब उसकी जूनियर सिस्टर यानी कि नेंगोंग वान ने ऐसी सिचुएशन में उसका बहुत साथ दिया। तभी यहाँ पे उसे वो पल भी याद आता है जब वो परेशान थी और वान ने उसका हाथ थामकर उसे सहारा दिया था। अब यहाँ उसे याद करते हुए वो मन में कहती है कि माफ करना, लेकिन मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था और मुझे तुम्हें ऐसी सिचुएशन से गुजारना पड़ रहा है, मेरी वजह से तुम ये सब कुछ सह रही हो। और अब जबकि मास्टर ने इस सेक्ट की जिम्मेदारी मुझ पे सौंपी है तो मुझे हर एक चीज करना होगा ताकि मैं इसके फ्यूचर को सिक्योर कर पाऊँ, और इसके लिए मुझे जिस भी हद तक जाना पड़े मैं जरूर जाऊंगी। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें यहाँ पे नेंगोंग वान को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन को फॉर्म कर रही थी और बताने लगती है कि ये लेयर्ड रिस्ट्रिक्शन इसे मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया था और मुझे कभी नहीं लगा था कि मैं सीनियर सिस्टर के ऊपर इसे पहली बार यूज करूंगी। इस दौरान हानली रूम से बाहर आ चुका था और यहाँ पर जो बाहर ग्रैंड फॉर्मेशन लगा हुआ था ना, ताकि वो बाहर में आने वाली हर एक ऑरा को यहाँ पे सील कर पाए। इसके चलते हानली को एक बात की राहत होती है कि अगर वो यहाँ पे ज्यादा शोर शराबा करता है तो उसकी ऑरा का किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि इस सीलिंग फॉर्मेशन के चलते उसकी ऑरा सप्रेस हो जाएगी। अब इस दौरान हानली अपने पास से अपने फॉर्मेशंस को बाहर निकालते हुए कहता है कि अब सही मौका है, मुझे इन सबको
को यहाँ पे लगा देना चाहिए। अब यहाँ एक तरफ हानली अपने काम में लगा हुआ था, दूसरी तरफ वान जो कि रिस्ट्रिक्शंस को यूज करते दौरान चुपके से हानली पे भी नजर रखती है और मनी मन कहने लगती है कि मुझे लगा नहीं था कि मेरी जिंदगी में कभी ऐसा दिन भी आएगा कि एक ऐसा वक्त आएगा जब हानली मुझे बचाने के लिए इस हद तक जाएगा। सच में उसने यहाँ तक पहुँचने में बहुत मेहनत की होगी, स्पेशली जो आर्ट ऑफ फॉर्मेशन है इसमें तो इसने बहुत ज्यादा महारत हासिल की, जिसके चलते उसे बहुत सी मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा होगा। और सच में इतने सालों बाद उसके काम में ये एफर्ट्स नजर आ रही हैं। तभी हानली अपने पास से उन इंसेक्ट्स को भी बाहर निकालता है, जिसे देखकर वान और ज्यादा सरप्राइज थी। वो उसके हर एक छोटे बड़े मूव पे नजर रखे हुए थी, क्योंकि उसे जानना था कि इसके पीठ पीछे हानली ने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है, वो प्रोग्रेस जो कि वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिला कभी। अब यहाँ हानली जो कि सारा काम ऑलमोस्ट कर चुका था, इस दौरान यहाँ पे उसके अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल ऑरा बाहर निकल रही थी, स्पेशली उन इंसेक्ट्स को जब वो चारों तरफ लगा रहा था ना, तो इस दौरान वान समझ जाती है कि हानली को ये जो नेंसन सोल का और एक एल्डर होने का जो टाइटल मिला है ना, ये यूं ही नहीं मिला है, वो अपने टाइटल को वेल डिजर्व करता है। इसी के साथ हानली ने यहाँ पर 3 लेयर फॉर्मेशन का एक्टिवेट कर दिया था और सुरक्षा के सारे इंतजाम उसने कर लिए थे। अब तभी सिल्वर मून बाहर आती है जो कि अपने फॉक्स फॉर्म में थी और यहाँ पे कहने लगती है कि हाँ जगह तो बड़ी अच्छी है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको धक्के मार के किसी ने यहाँ पे फेंक दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने सिस्टर नेंगोंग वांग को गुस्सा दिला दिया। अगर ऐसी बात है तो फिर तो आपने बहुत गलत किया। जिस पे हानली से कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो और काम पे फोकस करो। इस वक्त हमारा जो ओपोनेंट है वो असल में एक जीनियस कल्टीवेटर है जो कि नेंसन सोल के मिड स्टेज पे है और उसके अगेंस्ट हम कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते। तो यहाँ पर किसी भी गलती को होने मत देना, स्पेशली मैं तुमसे कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम कितना प्रॉब्लम क्रिएट करती हो। अब तभी ये कहते हुए हानली अपने पास एक कमाल का आर्टिफैक्ट बाहर निकालता है जो कि उसे देते हुए कहने लगता है कि मैं चाहता हूँ कि इसे तुम अपने पास रखो। अब यहाँ पे पर्पल मेल काउल को देखते साथ ही वो हैरान हो जाती है और कहने लगती है कि मास्टर क्या आप सच में मुझे ये दे रहे हैं। तभी वो बहुत ज्यादा जोश में आ जाती है और कहने लगती है कि अरे मास्टर अब आप सब कुछ ना मुझ पे छोड़ दो, यूं चुटकियों में मैं उसे हैंडल कर लूंगी। आपका जो भी टास्क है ना प्रॉमिस है सिल्वर मून का, वो सब कुछ बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लेगी, कोई गलती नहीं होने देगी। ये कहते हुए वो अपनी पूंछ को हिलाती है और ऐसा करते वक्त ना वो काफी ज्यादा अडॉरेबल लग रही थी। अब यहाँ पे सिल्वर मून ये कहते साथ ही स्ट्रेचर के साथ गायब हो जाती है। अब इस दौरान हानली जो कि आसपास हर एक चीज को चेक कर रहा था, सडनली उसे फील होता है कि पीछे से कोई तो उसे देख रहा है और पीछे कौन थी, नेंगोंग वांग। अब जैसे ही उसे फील होता है कि हानली ने उसे देख लिया तो वो अपने डिवाइन सेंस को पीछे कर लेती है, जो देखकर हानली स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा ऐसी बात है। जिसके बाद वो सीधा उसके सामने जाके पेड़ होता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है ना। अब वान यहाँ पे चुप हो जाती है। हानली कहता है कि तुम्हारे पास इतना भी टाइम है कि तुम मुझ पे नजर रख सको कि आखिर मैं क्या कर रहा हूँ। जिस पे वान कहती है कि नहीं तो मैंने क्या देखा, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैं तो बस सोच रही थी कि आखिर सीनियर सिस्टर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, जबकि हम दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज हैं, लेकिन फिर भी मेरी मर्जी के खिलाफ आखिर वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकती है। लेकिन जब से हमारे मास्टर गुजरे हैं ना और वो मास्टर मून सेक्ट की सेक्ट मास्टर बनी है, तब से हमारे बीच काफी चीजें बदल चुकी हैं। हम पहले 2 बहनों की तरह रहा करते थे, लेकिन अब जैसे हमारे बीच में एक टाइटल का गैप आ चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। अब ये सुनकर हानली इसके पास आता है, कहने लगता है कि हर चीज अपने वक्त के साथ बनती भी है और बिगड़ती भी है, इसमें ना कोई दखल दे सकता है ना ही कोई और कुछ कर सकता है, और फोर्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। मान लो अगर उसके पास सारे रीजन है कि जिसके जरिए से वो अपना सब कुछ जी जान लगा सकती है बस इस एक चीज में, क्या फिर भी वो जो कर रही है वो सही हो जाएगा? क्या फिर भी जिस चीज को हासिल करना नामुमकिन है क्या उसे वो हासिल हो जाएगा? अब उसकी ये बात सुनकर वान समझ आती है कि हानली उससे क्या कहना चाहता है। तभी वो अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, फिलहाल के लिए उसे भूल जाते हैं। वैसे भी एक सेक्ट मास्टर जो कि अपने सेक्ट की भलाई के लिए अपनी जूनियर को इस हद तक फोर्स करे कि उसे अपनी मर्जी के खिलाफ किसी दूसरे से शादी करना पड़े, ये कहीं से भी सही नहीं है। जब सेक्ट मास्टर ही ऐसी सोच की हो तो वो सेक्ट अपनी ओरिजिनलिटी को न जाने कब का खो चुका है। ये सुनकर हानली स्माइल करता है और तभी वांग भी स्माइल करते हुए कहती है कि तो फिर बताओ अब आगे हमें क्या करना है। जिसके बाद हानली उससे कहने लगता है कि मैंने यहाँ पर जितने भी पॉसिबल फॉर्मेशंस होते हैं सबको सेट कर दिया है, अब बस तुम्हें यहाँ पर उसे खींचते हुए यहाँ पे लाना है, जिसके बाद हम उसे यहाँ पे ट्रैप कर देंगे और आधा काम तो तुम्हारा ये जो सेक्ट प्रोटेक्टिंग फॉर्मेशन है यही कर देगा और वो उसे ट्रैप कर लेगा यहाँ पे, जिसके बाद हम उसे मजबूर कर देंगे कि तुम पर लगाया गया वो जो कर्ज है उसे वो पूरी तरीके से हटा दे। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा, क्या तुमने कभी सोचा नहीं है कि तुम खुद इस सेक्ट की कमान को संभालो, जिसके बाद तुम्हें कभी भी अपने ही सेक्ट से भागने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस पर वान कहने लगती है कि बिल्कुल नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा और ना ही मैं कभी सोच सकती हूँ कि मैं पावर के लिए फाइट करूंगी। जब तक वो लोग मुझे फोर्स नहीं करते किसी भी रैंडम पर्सन से शादी करने के लिए और कोई भी अजीबोगरीब रिस्ट्रिक्शन मुझ पे नहीं लगाते, तब तक मैं ठीक हूँ। जिस पे हानली कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो अगर चीजें बिल्कुल स्मूथली जैसा हमने प्लान किया है वैसा चलती है तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे ड्रिफ्टिंग क्लाउड सेक्टर चलो और वहाँ पे तुम छुपके भी रह सकती हो और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चलेगा। यहाँ पे हानली ये बात इतनी खामोशी के साथ कहता है कि जैसे भी उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और यहाँ पे वो उसे नजरें भी फेर लेता है, बिल्कुल उसकी तरफ पीट करते हुए ये बात कहता है कि जैसे बता रहा हो कि हाँ भाई मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सुनकर तो वान के चेहरे पर इतनी बड़ी वाली स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर वो खुद को
कंट्रोल करती है और इस दौरान हानली से कहता है कि आफ्टर ऑल जो मुलान रेस के लोगों के साथ जो फाइट चल रही है ये इतनी जल्दी खत्म तो नहीं होने वाला, तो कोई भी हम पे शक भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि अगर वे वुइया अपने भतीजे के ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान क्यों ना हो जाए और वो उसके लिए अपने हेवनली दाओ लाइन्स को ऑफेंड तो नहीं करेगा और ना ही दो नैनसेन सोल कल्टिवेटर्स को, है ना। अब यहाँ पे उसका ये मास्टर प्लान सुनकर ना जो वान थी वो काफी ज्यादा शर्माती है और कहने लगती है कि वैसे मानना पड़ेगा इन सब मामलों में कोई भी तुम्हें पीछे नहीं छोड़ सकता। ये कहते हुए वो उसकी तरफ देखती है जिसपे हानली भी स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो नैनगांग वान है वो अपना एक मैसेज सेक्ट मास्टर यानी कि अपनी सीनियर सिस्टर को एक मैसेज पहुंचाती है जिसमें उसने लिखा था कि वो उससे मिलना चाहती है और जैसे ही ये मैसेज उसे मिलता है ना यानी कि उसकी सीनियर सिस्टर को, तो वो खुद भी हैरान थी और वो कहने लगती है कि खैर ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, मुझे लगा नहीं था कि वो ये सब कुछ होने के बाद मुझसे कभी मिलना चाहेगी। अब जब मेरी छोटी बहन ने मुझे याद किया है तो भला मैं उसे इनकार कैसे कर सकती हूँ, चलो जाके उससे मिला जाए। ये कहते हुए वो सीधा नैनगांग वान से मिलने के लिए निकल जाती है। तो आज का ये फैंटास्टिक एपिसोड यहीं पे एंड होता है और वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। तो मिलते हुए तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।